अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सभी दोस्त, हमें सुनने वाले हमारे अहबाब और हमारी इस प्रोग्राम, हमारी इन सारी कोशिशों के लिए जो हम उर्दू की बक़ा के लिए कर रहे हैं, उसमें हमारा साथ देने वाले सभी दोस्तों को मैं आज अ, शाम का सलाम भेजती हूँ। आज बहुत ही ख़ास दिन है और आप जानते हैं, आज हम सब जो उर्दू के दीवाने हैं, जो उर्दू अफ़साना के दीवाने हैं, जो उर्दू अदब को जानते हैं, पढ़ते हैं और अगर मैं उर्दू से ज़्यादा बात कहूँ, तो जो अदब को समझते हैं, अदब की इज़्ज़त करते हैं, वो आज सभी कृष्ण चंद्र को याद कर रहे हैं। मोहतरम कृष्ण चंद्र, उनको मैं मरहूम नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि जो अदीब होता है वो कभी जाता नहीं है। अपनी कलम, अपने अल्फाज में हमेशा जिंदा रहता है। तो आज हम हमारे इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में कृष्ण चंद्र को याद कर रहे हैं और हमारे साथ हम आज, जैसा कि आप जानते हैं, आपने हमारा पोस्टर देखा होगा, प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर भी हैं, वो हमारे साथ हैं। आदाब जी, इरफान साहब। शुक्रिया, आदाब। तो शुक्रिया मैं पहले कहूँगी आपका कि आपने कृष्ण चंद्र के अफ़साने को पढ़ने की इस बात पर, इस ख़्याल पर, इस मशवरे पर अमल किया और हम दोनों आज यहाँ पर पढ़ने के लिए मौजूद हैं। हालाँकि आपका उनसे बड़ा गहरा रिश्ता है। मैं एक कारी के तौर पर ही उनको जानती हूँ और वो भी शायद जब मैं उर्दू से जुड़ पाई, तब मैं कृष्ण चंद्र को अच्छे से पढ़ पाई। तो इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो, मोहतरम जावेद अनवर भाई हमारे साथ हैं, वो जिंदाबाद कह रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जावेद वाह। भाई आपका। तो मैं सबसे पहले अफ़साना मैं पढ़ूँगी, जो मैंने इंतख़ाब किया है वो है मोहब्बत की पहचान। तो इरफ़ान साहब, आपने कौन-सा अफ़साना आज पढ़ने के लिए यहाँ पर हमें आप लेकर आए हैं? देखिए, इनका चूंकि मैं तालिब इल्म भी रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने हमारे एमए के दौरान भी हमारे निसाब में शामिल थे और उसके बाद हम बच्चों को क्योंकि पढ़ाने दरस व तदरीस के साथ वाबस्ता है, तो बहुत से अफ़साने पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं। लेकिन जो अफ़साना मैं आज पढ़ूंगा, ये बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, ये मेरा मानना है। कोहड़ी जाम, हुँ। क्योंकि ये जब मुझे मिला, दस्तयाब हुआ, मैं यानी ये मैं इस लॉकडाउन के दौर में पुंछ अपनी जी। लाइब्रेरी में जब हम पुरानी किताबों का असासा छानबीन कर रहे थे, तो 1965 की एक किताब मेरे हाथ में आई है और बहुत ही बोसीदा जी। किस्म की, और उसमें ये यानी 1965 में छपा है। जी। तो हम लोग मैं इरफ़ान साहब, बाकी जब मैं भी अपने पढ़ने के लिए अफ़साने ढूँढ रही थी, तो दरअसल मैंने भी ये नाम नहीं सुना था। ये जो आप नाम ले रहे हैं कहानी का, वो हमने कोहड़ी नहीं सुना जाम। था। तो अब जी, आपने ये तो बता दिया कि आपने बचपन में पढ़ा उनको, आप एक उस्ताद के तौर पे भी पढ़ाते रहे हैं उनको, आपको किताब मिली उनकी। लेकिन एक ज़रूरी बात अभी आपने छोड़ दी है, हालाँकि आपने उसका एक क्लू मुझको दे दिया है, पुंछ। तो पुंछ जितना आपका है उतना ही कृष्ण चंद्र का है, ऐसा हम मानते हैं। और जितना कृष्ण चंद्र का है उतना ही आपका है और आपका बचपन कृष्ण चंद्र पार्क के आसपास खेलते दौड़ते भागते बीता होगा और आज भी आप जब बेशक, वहां होते होंगे तो उस पार्क के पास से रोजाना गुजरते होंगे। तो जितना बेशक। हमारे लिए कृष्ण चंद्र अपने हैं, आपके लिए हजार गुना उससे ज्यादा ही अपने होंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं अफसाना पढ़ना शुरू करूँ फिर आप पढ़ें, थोड़ा-सा आपका जो लगाव रहा है, आपके लिए कृष्ण चंद्र क्या है? सिर्फ़ एक अदीब हैं या आपके अपने शहर की, देखिए, आपके एक अपनी इंसान शख्सियत की दोस्त पहचान है? मेरा, आज भी मजमून जो है अखबारात में आया है कि कृष्ण चंद्र जी, जी। हम एक सबने देखा इंसान और आपको दोस्त बहुत अदीब थे। मुबारकबाद उसके लिए। तो जी। इंसान दोस्त इसीलिए कहा है कि जब हम बहुत सारे अदीबों को पढ़ते हैं, तो जो अदीब हमें मुतासिर करता है, तो मैं जी। कहूँगा कि वही बहुत बड़ा अदीब माना जाता है। तो इनकी कहानियों के जो तराजिम हुए हैं, मतलब जितनी भी ज़ुबानों में हुए हैं वो अलग बात, इनकी कहानियों के अंदर जो हमदर्दी है, करीब से मोहब्बत है, और जिस ज़मीन से ये जुड़े थे, यानी कालू भंगी जैसा अफसाना इन्होंने पुंछ की ज़मीन से जुड़ा हुआ लिखा है। खुद मिट्टी के सनम जी। आप देखें, उसमें ही इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं कि मैं बल्कि वही आपको दिखाऊंगा भी। ये हमारा आला तालीम यानी महकमा हायर एजुकेशन ने एक
मैगजीन तैयार करवाया हम तमाम प्रोफेसर से। तो इसमें मैंने कुछ एक मजमून लिखा है कि उर्दू की कहानी तस्वीरों की जुबानी। तो यहाँ तस्वीर मैंने यानी कृष्ण चंद्र का एक खत उसको मौजू बनाया है, और इसमें बहुत सारी बातें करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि कृष्ण चंद्र खुद यानी मिट्टी के सनम में लिखते हैं कि कितने ही रास्ते हैं मेरे दिल में जो पुंछ की वादी को जाते हैं, कभी शुमाल, कभी मशरक, कभी जनूब, कभी मगरिब, जिधर से भी चलता हूँ पुंछ पहुंच जाता हूँ। तो ये जो पुंछ पहुंच जाता हूँ का इन्होंने लिखा है, तो ये इसलिए हमें फख्र महसूस होता है कि हमने सच में वहाँ खेला है, हमारी शामें वहाँ गुजरी हैं, हमारी सुबह वहाँ गुजरी है। जब हम स्टूडेंट थे तो हम उसी कॉलेज में, कॉलेज के साथ ही है नाखा वाली सड़क जो दो लंबी, इनका एक अफसाना है, 2 फरलांग लंबी सड़क, तो उसी सड़क से हम चढ़ते हैं और उसके दाएं बाएं के वो सारे मनाजिर हमें कभी कभी याद आते हैं। तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में, तब भी हम उसी पार्क में पढ़ते थे, मतलब वही गर्दिशें करना, पढ़ना। और आज भी जब हम शामें अपने दोस्तों के साथ या मेहमानों के साथ गुजारते हैं तो वहाँ बैठते हैं। और लगाव वही है कि जिस मोहल्ले से यानी यही मिट्टी का सनम जब पढ़ते हैं, मैं आज भी उसी मोहल्ले में रह रहा हूँ। कम्मा खान पे उन्होंने बहुत लिखा है। और मेरा जो मकान आज नया तामीर हुआ है, जहाँ कालू भंगी उन्होंने लिखा है, उसी अस्पताल के बिल्कुल करीब है वो सड़क, जो 2 फरलांग लंबी सड़क में उसी रास्ते से चल के मेरा घर आता है। तो ये सारी चीजें मैं अपने सीने में, क्या बात है, या मैं कहूँ कि क्या बस बात है। इसलिए फख्र भी है कि मैं उन्हीं रास्तों पे चल के, वो कचहरी से लेकर मेरे घर तक के जो रास्ते हैं वो उन्होंने कलम बंद किए हैं, और मैं उसी शहर से हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। कृष्ण चंद्र की अफसाना निगारी के हवाले से मेरा एक मजमून इसमें भी है। ये एक हमारे कॉलेज का मैगजीन है, किसी ने सजेस्ट किया था। तो बहरहाल कृष्ण चंद्र ना सिर्फ मेरे बल्कि मुझ जैसे हजारों अदीबों के, दीवानों के, मैं कहूँगा कि पेशरों हैं, जो भी आज कुछ लिखना पढ़ना अगर जानता होगा, फितरत से जिसे लगाव होगा, कुदरत से, नेचर से, वो कृष्ण चंद्र को जरूर याद करेगा। और यही वजह है कि बयाते कृष्ण चंद्र आज हमने ये महफिल अफसाना रखा है। बहुत से लोग कृष्ण चंद्र को पढ़ नहीं पाते हैं या उनकी कहानियां नहीं मिल पाती हैं, तो ये इसीलिए मैंने चाहा था कि आज हम कृष्ण चंद्र की वो कहानियां पढ़ें जो आवाम तक नहीं पहुंची हैं। और कौड़ी जान मैंने इसीलिए किया कि खुद भी मैंने यानी इस उम्र तक ये नहीं पढ़ पाया था मैं, और मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी ये मुयस्सर नहीं था पढ़ने को। तो मैं आज इसलिए ये इंतखाब करके यहाँ पढ़ना चाहूंगा। जी जी। इरफान साहब, इससे पहले कि मैं अफसाना पढ़ना शुरू करूं, और मैंने आपसे इजाजत ले ली है कि पहले मैं पढ़ूंगी, उसकी कुछ टेक्निकल वजहें हैं। एक सवाल जरूर मैं करूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कृष्ण चंद्र आपके ही नहीं बल्कि अदब की दुनिया के हैं। तो जैसे हम बनारस के लोग कहते हैं प्रेमचंद हमारे हैं, एक अलग से जुड़ाव होता है तो वो हम कह देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो बड़ा शख्स है अदब का, वो पूरे अदब का है। एक सवाल है अजीब सा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, आप अदीब हैं, शायर हैं, कभी लिखते वक्त आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आपको महसूस होती है कि आप उनकी रवायत के हैं, तो आपको कुछ वैसा बड़ा करना है कभी? आप इंशाअल्लाह कभी आपको जिम्मेदारी? बुजुर्गों की राह पे चलना जरूर चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कभी ना कभी उस मुकाम पे, यानी पहुंच ना पाया तो उस राह तक मैं जरूर पहुंच पाऊंगा। ये मेरा अपना यकीन है। कोशिशें कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लिखा कि वो एक इंसान दोस्त अदीब थे। न सिर्फ यानी अहमद नदीम कासमी, साहिर लुधियानवी, या और बहुत सारे ऐसे ऐसे तनकीद निगार हैं जिन्होंने उनको अपना पेशरो माना है, अफसाने का बड़ा एक नाम माना है। साहिर लुधियानवी तक ने तो ये कह दिया था कि देखिए, उनका कोट एक मैं इसीलिए निकाल के रखा था कि कृष्ण चंद्र को किसी एक कौम, किसी एक नस्ल या किसी एक फिरके का अदीब नहीं कहना चाहिए, सारी कायनात का अदीब मानना चाहिए। ये इनका कौल है। तो इस तरह से कोशिशें करेंगे हम भी कि हम मतलब ये जो घराना है, अदबी घराना, हम उन तमाम लोगों से जुड़ पाएं कि जो भी अदब से रिश्ता रखते हैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब। और अब मैं अफसाना पढ़ना शुरू करना चाहती हूँ। और अगर आपकी जैसा आप मुनासिब समझे, हम एक स्क्रीन कर लें या दोनों साथ रहकर भी अपना अपना पढ़ें, जैसा आप बताएं।
नहीं, आप पढ़ें और मैं सुन रहा हूँ, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं, आप पढ़ते जाएँ, ठीक ठीक है। है? जी, तो आप ही जी, पढ़ें जी, बिल्कुल। स्क्रीन पे, ठीक है? जी, ठीक है। तो ओके। इस स्क्रीन पे एक कर लूँ मैं? हाँ, 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 एक कर लें आप। जी, जी, शुक्रिया। मैं कृष्ण चंद्र की कहानी मोहब्बत की पहचान पढ़ने जा रही हूँ। उर्दू का अफ़साना है और उर्दू में ही लिखा गया होगा। इसको मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे सामने जो कहानी है, इसके उर्दू अल्फ़ाज़ पढ़ने में अगर कोई गलती हो जाए तो मैं पहले से माज़रत चाहती हूँ। मैं अफ़साना शुरू कर रही हूँ। पहले दिन जब उसने वक़ार को देखा तो वो उसे देखते ही रह गई। अस्मा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये वक़ार हैं। वक़ार उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब-सी जान-पहचान थी। जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हों और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बार शाहिदा की कॉफ़ी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी बज़ाहिर एक बेगानगी के अंदर वही यगानगत उन दोनों को महसूस हो रही थी। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था, जैसे वो पहले कहीं मिले हैं, बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं, आदात, ख्यालात और जाती पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उस बरकी रौ को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल के अंदर बांध लेती है दो दिलों को, और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग, अपने अपने कमरों में अलग, अकेले आराम, सुकून, चैन, इत्मीनान से बैठे हुए भी महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही हो। एक ही समय में, वक्त और एहसास के एक ही सानहे में वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अजरा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबराकर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई न था, फिर भी वो घबरा सी गई, लजा सी गई। उसे एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज वकार को मालूम चल गया है। तीसरी बार जब वकार से रऊफ की दावत पर मिली तो बेख्तियार उसकी आंखें झुक गईं और रुखसारों पर रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत शफाक होता है। वकार और अजरा को एक दूसरे के करीब आते ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों जिद्दी और मगरूर थे, रास्ताबाज रास्तबाज और मेहनती, न किसी से दबने वाले, न किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किस कदर कचबहस भी थे, और शायद वो बहस सदियों से उनके दरमियान शुरू थी, जारी थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे तालिबे इल्म थे और यूनिवर्सिटी के चुनिंदा स्कॉलर्स में उनका शुमार होता था। और आजकल साइंस में फलसफे से कहीं ज्यादा बहस करने का मौका है। इस पर तुर्रा ये कि दोनों वाजिहा खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से बहुत दूर फेंक दिया था, और फिर हालात के महवर पर गर्दिश करते करते अचानक वो दोनों एक दूसरे से आन मिले थे, और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये पहचान 3-4 साल तक चलती रही और गहरी होती गई। इस अरसे में वकार आईएएस के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अजरा भी नेशनल लेबोरेटरीज में मुलाजिम हो चुकी थी और अपने महबूब मौजू क्रिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। जिंदगी उन दोनों के लिए बहार के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, मगर शादी के चंद रोज पहले अजरा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी जब वो उस वाक्य को याद करती है तो उसे उस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरत होती है।
वो दिन याद आता है। दोनों नेशनल पार्क के एक घने कुंज में घास पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे, जिनके ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांक रहा था। कोई कश्ती साहिल से गुजर जा रही थी। कोई प्यार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सर रखकर हंस रही थी। उसकी हंसी सफेद बादल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा कयामतें आती रहेंगी और वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे। 10 गज जमीन के लिए, कभी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है। मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है। बादल के सफेद टुकड़े की तरह झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई, चाहत के बाजू पर सिर रखे आसमान को तकती हुई, दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे से मीठे शहद भरे लम्हे में वो बहस शुरू हुई थी। वकार ने उसे मशवरा दिया था कि शादी के बाद अजरा नेशनल लेबोरेटरीज में काम करना छोड़ दे। वकार अब आईएएस में आ चुका है। खुदा के फजल से अब हर तरह की फरागत उन्हें हासिल है। अब अजरा को इस्तीफा दाखिल कर देना चाहिए। चंद दिनों में उनकी शादी होने वाली है। अजरा के मुंह से ना निकल गई, नहीं, वो अपनी मुलाजिमत कभी तर्क नहीं करेगी। मुलाजिमत छोड़ने की क्या जरूरत है उसे? उसे एक काम पसंद है, वो कर रही है। वो रिसर्च करना चाहती है। शादी का मतलब ये तो हरगिज नहीं है ना कि औरत मर्द की गुलाम होकर रह जाए। घरदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगना है? खाना बावर्ची पकाएगा, पानी नल से आएगा, झाड़ू बुहार झाड़ पोंछ का काम मनियार करेगी। बाकी रह क्या गया? सोफे पर एक उम्दा साड़ी पहनकर शौहर की राह ताकना। सो ये भी कौन सा मुश्किल काम है? दफ्तर से आते ही चंद मिनट में साड़ी बदलकर मुंह हाथ धोकर दरवाजे पर टंगी हुई एक रोशन मुस्कुराहट की तरह खड़ा हुआ जा सकता है। ज्यों ज्यों वो बात करते गए, बहस उलझती चली गई। अजरा को अंदाज हो रहा था कि बहस गलत रास्ते पर जा रही है, मगर जोश के आलम में वो भी बोलती चली गई। बहस के दौरान उसे यह भी एहसास हुआ कि वो घर और उसकी जिम्मेदारी और उसके एहसास की अहमियत को महज बेहस की खातिर कम कर रही है। कुछ ये भी एहसास होने लगा जैसे वकार की दलील में वजन ज्यादा है। इस बात से वो और बिभर गई। उसके लहजे में तलखी आने लगी। फिर उसे ये महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसे मामले को संभाल लेना चाहिए। मगर वो एक ना जो उसके मुंह से निकल गई तो निकलती ही चली गई। और वो बहस के दौरान मजीद कज बहसी से काम लेने लगी। वकार भी संजीदगी छोड़कर गुस्से से काम लेने लगा। तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते वकार। अजरा के लहजे में आंसू आने लगे और वो भी अपने अकीदे पर सख्त हो गई। मैं किसी कीमत पर ये मुलाजमत नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी हो या ना हो। मैं अपना काम बंद नहीं करूंगी। यकायक अजरा ने अपना फैसला सुनाया और बहस एकदम बंद हो गई। दस्तरखान लपेट दिया गया। खामोशी में झील के किनारे बर्तन धोए गए। एक कश्ती मर्दों औरतों की हंसी से भरी हुई, शरीर बच्चों की किलकारियों से मामूर करीब से गुजरती जा रही थी। अजरा का जी चाहा वो हाथ बढ़ाकर इस कश्ती को रोक ले, वरना वरना सब बच्चे चले जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी। मगर उसके दिल में इतना गम और गुस्सा और गुरूर था कि वो कुछ न कर सकी। टिफिन के खाली बर्तन को हाथ में लिए पानी में खंगालती रही और पानी एल्यूमिनियम की दीवारों से एक बेमानी फिक्रे की तरह टकराता रहा। गाड़ी में भी उसे ख्याल आया कि वो वकार की बात मान जाए और अपनी जिद तर्क कर दे। एक कमजोर लम्हे का सहारा लेकर अपने आप को वकार की गोद में डाल दे। मगर वो मुल्तजी लम्हा गुजर गया और वो चट्टान की तरह सख्त और मगरूर बनी अपनी सीट पर वकार से अलग बैठी रही, यहाँ तक कि उसका फ्लैट आ गया।
वकार, अलिफ और अजरा की शादी नहीं हुई। वकार अपनी पोस्टिंग पर तन्हा ही चला गया। अजरा ने भी किसी दूसरे बड़े शहर में ट्रांसफर करवा लिया। बहुत साल गुजर गए, दिल बुझ सा गया। वकार अब भी अजरा को याद आता था। तन्हा रातों में, जिंदगी के उजाड़ और तवील लम्हों में वकार की जुदाई बहुत खलने लगी। मर्द तो बहुत थे, और 1,000 तनख्वाह पाने वाली औरत के लिए मर्दों की कमी कौन सी होती है। मगर वो दूसरे मर्द से शादी करे तब तो, और शादी तब करे जब वकार को भूल जाए, और वो कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं था। लिहाजा अजरा ने शादी नहीं की, मगर उसने चंद माह का यतीम बच्चा गोद लेकर पाल लिया। मुन्ना भी अब 4 साल का हो गया था। अपने बाप को पूछता था, अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? कनाडा गए हैं। कनाडा कहाँ है? यहाँ से बहुत दूर। कब आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबके अब्बू तो रात में घर आते हैं, मेरे अब्बू क्यों नहीं आते? वो लाजवाब होकर चुप हो जाती, मगर मुन्ना पूछता ही रहता। किंडरगार्टन में जब उसके दाखिले का सवाल आया तो मुन्ने के बाप का नाम पूछा गया। अजरा एक पल ठिठकी, फिर आहिस्ता से बोली, वकार हुसैन। नाम लिख लिया गया। मुन्ने के दिल पर दर्ज भी हो गया। उसी रात मुन्ने ने अपनी अम्मी के गले में बांह डालकर पूछा, अम्मी, क्या मेरे अब्बू का नाम वकार हुसैन है? हाँ बेटा। अजरा की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखने में कैसे है मेरे अब्बू? मुन्ने ने दूसरा सवाल किया। अजरा ने बात को खत्म करने के इरादे से एक ट्रंक खोला, उसमें से वकार की एक तस्वीर निकाल कर लाई और मुन्ने को दे दी। मुन्ना देर तक उस तस्वीर को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने अब्बू की तस्वीर को अपने नन्हे से सीने से लगा लिया और तस्वीर का मुंह चूम कर बोला, मेरे अब्बू, मेरे अब्बू। अजरा ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मगर मुन्ना नहीं रोया, वो मर्द था। और जब अजरा के आंसू सूख गए तो उसने गंभीर और संजीदा लहजे में अजरा से कहा, अम्मी, क्या अब्बू तुमसे खफा हैं? अजरा ने आहिस्ता से इनकार में सर हिलाया। मुन्ना देर तक अपनी अम्मी को गौर से घूरता रहा। उसके मासूम भोले चेहरे पर दोनों अब्रुओं के दरमियान सोच की एक गहरी लकीर बन गई थी। मुन्ने ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, रो नहीं अम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें अब्बू के पास कनाडा ले चलूंगा। कनाडा? हजरा हंस पड़ी मन ही मन। वकार तो हिंदुस्तान में ही था, हिंदुस्तान में ही कहीं पर, लेकिन कहाँ पर उसे नहीं मालूम था। और न ही वकार को मालूम था कि अजरा कहाँ पर है। और उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसका एक बेटा भी है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि उस बेटे ने अपने कमरे की दीवार पर उसकी तस्वीर टांग ली है और उससे बातें करता रहता है। वकार को इसमें से कुछ भी नहीं मालूम था, वो जाने कहाँ था, लेकिन जहां भी था अजरा को याद करता था। वकार ने शादी नहीं की थी, अभी जख्म भरा नहीं था। कुछ ये भी महसूस होता था कि जो औरत इस दुनिया में उसके लिए थी, जो औरत सही माने में उसकी साथी हो सकती थी, उसको उसने अपनी जिद में खो दिया। आज भी उसे एहसास होता था कि बात अजरा की सही थी, दलील जायज थी और वजनी भी थी, मगर शायद वही अपनी बात मनवाने पर तुल गया था। उसी एक बात ने शायद अजरा को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया। वो अगर उस वो अगर उसकी मुलाजमत तर्क करने पर इस कदर इसरार न करता तो यकीनन अजरा भी इतनी जिद पर न उतरती। मुमकिन था कुछ अरसे बाद खुद ही छोड़ देती, और बच्चा होने के बाद तो जरूर छोड़ देती। एक जरा सी बात के लिए, अपनी मर्द की बेहुदा खुदी के लिए वकार ने अपनी मोहब्बत खो दी थी, और ये एहसास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अंदर ही अंदर वकार अपनी गलती पर पेचोताप खाता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बरस गुजरते गए। क्या जवानी इसी तरह गुजर जाएगी? तब वो अय्याशो बाश आदमी भी नहीं था, एक घरेलू चैन सुकून पसंद आदमी था।
इधर उधर की ताक झांक से घबराता था। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ अजरा अजरा के साथ अपने बच्चों और अपने घर का तस्वुर किया था। और जब उसे वही घर नहीं मिला तो उसने भी शादी का ख्याल तर्क कर दिया और अपने आप को काम में गर्क कर दिया। एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे, मौसम बहुत खराब और तूफानी हो रहा था। उसके जहाज को रास्ता बदलकर हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बेहद खराब हो रहा था। मालूम हुआ रात यहीं काटनी पड़ेगी। सब मुसाफिरों को रात के क्याम के लिए रिट्ज होटल ले जाया गया। हैदराबाद आने के का मौका उसे मिल रहा था। चाय पीकर वो बाहर खड़ा हुआ। हवा के झोंके और हवा के झोंकों में खुनकी के आसार थे। कसीब बादलों की गहरी सलवटों में डूबते हुए सूरज की सुर्खी थी। सड़क पर घास, तिनके और इमली के खुश्क पत्ते उड़ रहे थे। वकार ने अपने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए और सड़क पर हो लिया उस तरफ जहां एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे सड़क अपना रास्ता काटते हुए नीचे की ओर जा रही थी। कुछ देर बाद वो हैदराबाद के सिकंदराबाद से जुदा करने वाले निजाम ताल पर था और मीलों तक फैले हुए पानी का नजारा कर रहा था। बांध की सड़क पर घूमता घूमता वो किसी दूसरी सड़क पर घूम गया। फिजा में अजीब उदासी थी। सड़कों पर रोशनी हो चली थी, मगर झक्कड़ ज़दा माहौल में ये जर्द रोशनी मायूसी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब उसने देखा, चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे जिनकी दीवारों से बोगनवेलिया की फूलदार शाखें झांक रही थी। कहीं कहीं पर अमलतास और इमली के पेड़ भी झांक रहे थे और सर से सर लगाए जैसे उसके खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ नजर आ रहे थे। एक आदमी एक मैली चद्दर ओढ़े हुए एक पान वाले से बीड़ी का बंडल खरीद रहा था और करीब के दिलशाद होटल के मैले माहौल में ट्रांजिस्टर पर एक गैर जाती संगीत की आवाज आ रही थी। मौसीकी अगर जाती ना हो तो महज मशीन का शोर बन के रह जाती है। बहुत से गाने जो आजकल वो सुनता है खाली बर्तनों की आवाज मालूम होती है। गाने वाले की आवाज और सुनने वाले के कान का ताल्लुक बाकी है, मगर रूह का ताल्लुक खत्म हो गया है। ऐसी मौसीकी ऐसी शादी से मिलती जुलती है जो अखबारी इश्तिहारों के जरिए सरंजाम पाती हैं, जिनमें प्यार नहीं होता, जिन शादियों में मोहब्बत नहीं होती। एक बार उसने बड़े गुलाम अली खां को एक छोटी सी महफिल में अपनी आंख के सामने गाते सुना था। फिर उनके किसी रिकॉर्ड में वो मजा नहीं आया। एक बार उसने मोहब्बत भी की थी, फिर शादी के किसी पैगाम में मजा नहीं आया। वो हंस पड़ा। सोचता सोचता चलता चलता अचानक रुक गया। किसी ने उसके घुटने के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा था। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा 4 साढ़े 4 साल का बच्चा उसकी ओर पतलून को पकड़कर बड़ी गहरी गहरी नजरों से देख रहा है। क्या बात है बेटा? उसने बड़ी नर्म आवाज में पूछा। आपका नाम क्या है? बच्चे ने कहा। वकार हुसैन। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वकार हैरानी से उस बच्चे को देखने लगा। जहन पर बहुत ध्यान देने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि हैदराबाद में कोई उसका रिश्तेदार रहता है क्या? नहीं रहता। मुन्ने ने धीरे से हाथ सर हिलाया और दोनों हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे घर चलो। मैं तुमको वो तस्वीर दिखाऊंगा। वकार ने झुककर बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने नन्हे नन्हे हाथों की उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीम तारीख बंगले के बागीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बागीचे के गिर्द एक नीम दायरा बनाती हुई रविश पर घूमकर बंगले के पोर्च में आ चुके थे। मुन्ने ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से अंदर की ओर भागता हुआ चिल्लाया, अम्मी अम्मी जल्दी आओ, देखो अब्बू आ गए। अजरा दौड़कर बाहर आई और झटके से ठिठक गई।
वकार सामने था। अजरा खुशी से रो रही थी, आंसू बहते जा रहे थे। दिल दिमाग कह रहा था, नहीं नहीं, अब वो कभी नहीं नहीं कहेगी, अब वकार से वो कभी ना नहीं कहेगी। ये कहानी थी कृष्ण चंद्र की मोहब्बत की पहचान। एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ते वक्त पहली बार मेरी आंखें भीग भी गई थी। ये सच्चाई है कि मोहब्बत एक बार मिलती है, अगर आपने उसे वहीं थाम लिया तो थम जाती है, वरना निकल जाती है और सिर्फ पछतावे के कुछ नहीं रह जाता। और मुझे खुशी हुई कि अजरा और वकार मिल गए, और जाहिर है कि उनको मिलाने का पूरा क्रेडिट जाता है अदीब को, क्योंकि उसके ही कलम में वो दम होता है कि वो दो किरदारों के साथ कुछ भी करे। मैं अब इरफान साहब को इस प्रोग्राम में ऐड करने जा रही हूँ, और इरफान साहब से, जो कि वो उर्दू के उस्ताद हैं, और आप सभी सामीन नाज़रीन से मैं मुआफ़ी मांगूंगी उन हर अल्फाज के लिए जो मैंने गलत पढ़े, क्योंकि एक तो लाइव पढ़ना, पढ़ के पढ़ना, कहानी को पढ़ना अपने आप में बहुत सारी रिहर्सल्स होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं, और अगर वो रिकॉर्डिंग हो रही हो तो बहुत से कट होते हैं, कट के बाद वो सही होता है। लाइव पढ़ने में जो भी गलतियां हों उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इरफान साहब, आप बताएं, अफसाना आपको कैसा लगा? आपका फोन म्यूट है आपका। जी, बहुत अच्छा अफसाना पढ़ा आपने, इसमें कोई शक नहीं। और जब लाइव आदमी पढ़ता है तो हम भी जानते हैं, जब हम बच्चे को क्लास में खड़ा करके कहते हैं पढ़ो, तो बहुत सी चीज़ें जो है जानने के बावजूद भी कुछ ना कुछ वो हो जाता है। बहरहाल आपने बहुत अच्छा अफसाना पढ़ा और बहुत उम्दा अफसाना था भी। और अब मैं चूंकि अपना अफसाना भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। कोहड़ी जान, मैं भी पहले कह चुका हूं कि बहुत कामयाब है ये अफसाना। मैं जब इसको अपडेट किया था आज से तकरीबन 2 महीने पहले, तो यकीन मानिए कि बहुत से अदीबों और स्कॉलर्स ने मुझसे ये मांगा कि अगर ये दस्तयाब हो पाए। फिर मैंने कोशिश की थी कि पीडीएफ की सूरत में उन तक पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत बोसीदा से ये कागजात थे, जहां ये यानी बहुत पुराना 1965 का है। सोचिए आप, तो वो किस तरह से हमें मिल पाया। हम जब लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की कुछ खोज कर रहे थे, लॉकडाउन भी था तो घर में आराम से थे, तो मैं इस कहानी को पढ़ के बहुत मुतासर हुआ हूँ। बहुत ही हसास कहानी है ये, इसमें बहुत दर्द है। आज के लोगों के लिए तो और भी ज्यादा। यानी ये जब लिखा गया है, सोचिए कि 1965, क्योंकि अभी मैं इन्होंने जो लिखा हुआ है, छोटा सा खत बरादरम खुशतर गिरामी के नाम, तो मैं वो पढ़ना शुरू करता हूँ, जो कि वक्त भी बहुत हो चला है। अफसाना है कौड़ी जान, कृष्ण चंद्र MA ये लिखा हुआ है इन्होंने, और लिखा है कि गुरु निवास 15th रोड, खार, मुंबई 52, 4 नवंबर 1965। तो खत छोटा सा वाह! लिखा है, तो इरफान तफसील के साहब, ऊपर इन्होंने। आप जब ये शुरू करने जा रहे हैं तो ये स्क्रीन मैं आपके हवाले करती हूँ, और फिर मैं उसके बाद ऐड होंगी। तो नाजरीन, इस खत को उन्होंने ये अफसाने को जब उन्होंने खुशतर गिरामी साहब को भेजा है अपनी मैगजीन के लिए, अपने रिसाले के लिए, तो उस पर लिखा है कि बरादरम खुशतर गिरामी आदाब, एक अफसाना कोड़ी जान भेज रहा हूँ। इसका उन्वान जितना नफरत खेज है, अफसाना उतना ही फिक्र अंगेज है। दुनिया कोड़ियों से नफरत करती है, कोड़ के तस्वुर से कांप जाती है, लेकिन मैं सोचता हूं, और यकीनन आप भी सोचेंगे, काश इस कहानी के कोड़ी जान का कोड़ सारी दुनिया को लग जाए। शानदार कोठियों में दादे ऐश देने वाले, इंसानियत के अलंबरदार फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले इस कहानी के लोफरों से इंसानियत का सबक सीख सकें। आपका कृष्ण चंद्र, ये इन्होंने लिखा है। और उसके आगे कहानी शुरू है। मैं भी कहानी पढ़ने जा रहा हूं, आप सुनिएगा। माहम के चौक में गिरजा के सामने फुटपाथ पर 5 लोफर रहते हैं। एक है बास्को, वो चोर है। दूसरा तांत्या है, वो जेब कतरा है। तीसरा अब्दुल है, वो ईरानी के होटल में बैरागिरी का काम करता है। चौथी जमुना है, एक तवाइफ। पांचवा मैं हूं, एक फाका जदा अदीब। हम लोग बरसों से इसी फुटपाथ पर रहते हैं। यूं तो और लोग भी इसी फुटपाथ पर रहते हैं, लेकिन वो लोग लोफर नहीं है, इसलिए हम उन्हें अपनी टोली में नहीं घुसने देते। हमारे करीब रात को गिरजा के सामने भिखारी जान अपनी
अपनी गोड़ी में सर सर छुपाए लेटा है, लेकिन जान भिखारी है और कोढ़ी है, इसलिए वो भी हम में से नहीं है। कुछ दिनों से अपने जमाने का मशहूर हीरो प्रेम वर्मा भी हमारे साथ फुटपाथ पर आकर रहने लगा है, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं। दौलत, शोहरत, दोस्त सब उसका साथ छोड़ दिया है। उसे शदीद कैंसर है और वो 3-4 महीने में मर जाने वाला है, इसलिए वो भी हम में से नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। मरने से पहले उसने जमुना से शादी का वादा किया है, क्योंकि बदनसीब जमुना जल्द ही मां बनने वाली है और उसके बच्चे को एक बाप की जरूरत है। उसकी ये ख्वाहिश जल्द ही मरने वाला प्रेम वर्मा पूरी कर सकता है। अदीब को आज पहली बार जिंदगी में 100 का नोट मिला है, एक फिल्मी गाना लिखने के सिले में। और वो अभी तक हैरत ज़दा है और सकते में है और उसकी समझ में नहीं आता कि ये नोट उसे कैसे मिल गया। 100 का नोट दिखाओ, अब्दुल बोला। अब्दुल जेल से छूटकर फिर किसी उल्टे सीधे केस में फंस दिया गया था और वो भास्कर दोनों 1 महीने हवालात में रहकर फुटपाथ पर वापस आ गए थे। 5 लोफर फिर इकट्ठा हो गए थे। अब्दुल और बास्को पर पुलिस ने मुकदमा चलाया था, फिर मजिस्ट्रेट ने दोनों को बरी कर दिया क्योंकि मुकदमा झूठा था। सुदेशव संतरी को इंस्पेक्टर ने इस सिलसिले में बाहम चौक से तब्दील कर दिया। उसकी तनजुली भी हुई थी। माहम के चौक में अब सदासू की जगह भास्कर को संतरी रखा गया था। मैंने 100 का नोट अब्दुल के हाथ में दिया। अब्दुल ने उसे रोशनी के सामने रखकर दोनों तरफ उलट पुलट कर देखा। बोला, ठीक है, 100 का नोट है। अब्दुल ईरानी होटल का बैरा कई बार 100 का नोट देख चुका था। उसके बयान से बहुत तसल्ली हुई। मुझे दिखाओ, बास्कू बोला। बास्कू भी अपना इत्मीनान करना चाहता था। शायद ये नोट 2-3 बार हमको भी चोरी में मिल चुका है। हम जानता है इसको। बास्को ने इतना कहकर नोट मेरे हाथ से ले लिया और बहुत देर तक वो उसे शक की नजरों से उलट पलट कर देखता रहा। आखिर बोला, मुझे तो जाली लगता है। मुझे दिखाओ। तांत्या जेब कतरा बास्को के हाथ से नोट लेकर देखते हुए बोला, एकदम जाली है। जाली नहीं है, असली है, अब्दुल ने दावा किया। हम सब प्रेम वर्मा की तरफ बढ़े। तांत्या ने नोट प्रेम वर्मा के हाथ में दिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, कहीं नोट जाली ना निकल जाए। सबकी निगाहों में एक ही सवाल था, ऐ खुदा, अगर ये जाली है तो भी इसे असली कर दे, एक ही रात के लिए असली कर दे। तुझसे क्या मुमकिन नहीं है, ऐ खुदा, अगर तू जाली और नकली लोगों को इज्जत बख्श सकता है तो एक नकली नोट को एक रात के लिए असली नहीं कर सकता। प्रेम वर्मा प्रेम वर्मा ने एक लम्हे के लिए नोट को अपने हाथों में लेकर उलट पलट कर देखा, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, असली है। इत्मीनान से सबने लंबी सांस ली। प्रेम वर्मा पर सबको भरोसा था। अगर प्रेम वर्मा अपने जमाने में लाखों कमाने वाला हीरो 100 का नोट नहीं पहचान सकता तो और कौन पहचान सकता। मुझे भी दो। जमुना ने दोनों कांपते हाथ उसकी तरफ बढ़ाए और उसे एक बच्चे की तरह उचक लिया। किसी ने आज तक मुझे 100 का नोट नहीं दिया। मुझे बस एक बार इसे छू लेने दो। दोनों हाथों में 100 का नोट लेकर जमुना ने बहुत प्यार से उसे अपने गले से लगाया, फिर अपने गाल से लगाया, फिर उसकी दोनों आंखें बंद हो गईं। उसने नोट को आहिस्ता से चूमा। उसकी दोनों आंखें अभी तक बंद थीं। अब उन बंद आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ कहे बगैर नोट मेरे हाथ में वापस दे दिया। इस नोट से जमुना की शादी होगी, मैंने ऐलान किया। यकायक सब
हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। 100 का नोट हाथ में रखते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल आसमान की तरह वसी होता जा रहा है। मैं आजू बाजू के सब फुटपाथियों को खाना खिलाऊंगा। बड़ी धूमधाम से जमुना की शादी होगी। जमुना के चेहरे पर खुशी, लालच, खौफ, शक, यकीन के मुख्तलिफ रंग आ जा रहे थे। कभी ऐसा मालूम होता जैसे हंसने को है, कभी ऐसे जैसे रोने को है। वो इधर उधर हम सबको देखती रही थी। साली के पास एक नवी साड़ी तो नहीं है? तांत्या बोला। मैं एक लाल रंग की साड़ी लाऊंगा उसके लिए, लाल रंग की चूड़ियां और सिंदूर। बड़ी शान से शादी होगी इसकी, सारा फुटपाथ देखेगा, मैंने गरज कर कहा। और मुसर्रत से जमुना की आंखें चमकने लगी। बोली, बैंड बाजा भी आएगा? जरूर आएगा, मैंने कहा। और बाराती? बाराती भी होंगे। मैंने कहा, हम तुम्हारी शादी बगैर बारात के ना करेंगे, हम ही बाराती भी होंगे। और दूल्हा घोड़े पर? जमुना ख्वाब देख रही थी। दूल्हा भी घोड़े पर आएगा। मैंने प्रेम वर्मा की तरफ देखते हुए कहा, फूलों का सेहरा पहनिए। जमुना अपने ख्वाब में खो गई थी। और लड़कियां गीत गाएंगी और मुझे सजाकर शादी के मंडप में ले जाएंगी। जमुना जमुना खुशी से सिसकने लगी। प्रेम वर्मा आगे खिसक आया और जमुना के हाथ पर हाथ रखकर बोला, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। ब्लडी फूल। बास्कू चोर हंसकर बोला, 100 रुपए में ये सब कुछ कैसे होगा? करना ही पड़ेगा, तांत्या बोला। होना ही मांगता, अब्दुल ने अपने हाथ पर हाथ मारते कहा। प्रेम वर्मा मुझसे कागज पेंसिल मांगकर हिसाब लगाने लगा। 17 रुपए की साड़ी आएगी, लाल रंग की। मैंने कहा, नहीं। जमुना बोली, मैं सिल्क की साड़ी लूंगी, आज तक कभी नहीं पहनी है। सिल्क की साड़ी तो 35 में आएगी, मैंने कहा। वर्मा ने 35 लिख लिए। और अच्छी चूड़ियां 1 दर्जन बढ़िया हों, हाथी दांत की लाल चूड़ियां चमचम करती हुई, और ब्लाउज यानी ब्लाउज ब्रैकेट में लिखा है भी लाल रेशम का हो, और मांग में सिंदूर और चोटी फूलों से गुंदी हुई। जमुना अपने नंगे हाथ देकर कहने लगी, और एक सुनहरी अंगूठी इस हाथ में, और एक अंगूठी इस हाथ में, और गले में हार चाहिए, मोतियों का हो, और कानों में झुमके। हाय, कहकर जमुना ने शर्म से साड़ी का पल्लू अपने दांतों में ले लिया। मुझे उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी। उस एक लम्हे में जैसे उसके चेहरे का सारा पक्कापन और तवाइफपन दूर हो गया। उसके एक लम्हे में वो एक कवारी की तरह मासूम और भोली नजर आती थी। मैं हैरत से उसे देखता ही रह गया। कहाँ छुपा रखा था उस जमुना ने इस जमुना को? दिल के किस गोशे में, रूह की किस गहराई में, और कहां से आता है ये लम्हा दिन को? दिन को फुटपाथ पर सोने वाली, रात को धंधा करने वाली, घसीटती छाइयों मारी चुड़ैल, खाक में अटी मायूसी से पटी बेरहमी, बेसरोसामानी की मारी बदरूह पर ये एक लम्हा आता है, जन्नत के परिंदे की तरह अपने पर खोलकर इस तरह फैला देता है कि हम खाक नशीनों की जिंदगी का जर्रा जर्रा चमकने लगता है। इस लम्हे में यकीन होता है कि आदमी मिट्टी से नहीं, आग से बना है। और बारातियों के लिए नए कपड़े कहाँ से आएंगे? तांत्या ने पूछा। क्या ये गंदे मैले फटे पुराने कपड़े पहनकर हम लोग बाराती बनेंगे? ब्राइड ग्रूम का भी एक जोड़ा होना मांगता, कोट पैंट टाई। बास्कू बोला। नहीं, जमुना बोली। अचकन चूड़ी, चूड़ीदार पजामा, और अचकन की बाहों से कमीज के कफ निकले
हुए जैसे फिल्म में होता है। अब्दुल ने कहा, और बारातियों को खाना नहीं देंगे? आजू बाजू के फुटपाथियों को बुलाओगे तो 40-50 तो हो जाएंगे। कूरमा, बिरयानी, दाल और रोटी का भी हिसाब लगा लो। और पंडित जी की फीस? तांत्या ने कहा, सब हिसाब कर लो। प्रेम वर्मा ने मायूस होकर कागज पेंसिल जमीन पर रख दी। अब वो 100 का नोट बहुत छोटा मालूम होने लगा, कागज का एक हकीर टुकड़ा। अपनी सारी जिंदगी ख्वाब को काट कर छोटा करने में गुजरती है। काट काट कर इतना छोटा करते रहते हैं कि वो 100 के नोट में समा सके, 10 के नोट में, 1 रुपए के नोट में। कभी ये ख्वाब खाली मैदे में छुपाने पड़ते हैं। वो समाज कहाँ है जो ख्वाबों के साथ चले? मैं सोचने लगा, शादी तो जरूर होगी। मैंने लोफरों की तवील खामोशी को तोड़ते हुए कहा। तांत्या जोर से हंसा। उसकी हंसी बहुत तल्ख थी। हाँ होगी, जैसे मेरी माँ की अर्थी उठी थी। जमुना ने कांप कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हम सबके चेहरे शर्म से झुक गए। यकायक अब्दुल हमारे बीच में से उठा और उठकर सड़क क्रॉस करके दूसरे फुटपाथ की रेल पेल में गायब हो गया। हम सब उसकी तरफ देखते रहे। थोड़ी देर के बाद वो एक लंबे काले खुरदरे लड़के को लेकर आया जो अजीब तरह से लचक कर लंबे लंबे डिंक भरता था और अजीब तरह से शर्मा कर हंसता था। ये रज्जाक है, अब्दुल ने तारुफ कराया। अपने गांव का है। ये बोलता है, शादी शादी के सब कपड़े हम देंगे। किधर से देगा? बास्कू ने पूछा। किसी टेलर के यहाँ काम करता है? नहीं, रजाक शर्माकर बोला। और उधर रजाक ने दूसरे फुटपाथ की तरफ इशारा किया। A1 लॉन्ड्री में रात पाली करता है। शाम 5 बजे से 1 बजे तक कपड़े इस्त्री करता है। फिर लॉन्ड्री बंद करके उधर ही चबूतरे पर सो जाता है। सुबह लॉन्ड्री का मालिक आकर चाबी हमसे लेके लॉन्ड्री खोलता है। कपड़ों का हिसाब करके रोज का रोज हमको पैसा देता है। फिर कैसे तुम कपड़े देगा? फिर कैसे तुम कपड़ा देगा? तांत्या ने उससे पूछा। अब्दुल की जिम्मेदारी पर देगा। क्यों अब्दुल? रजाक शर्माकर हंसा और हंसकर शर्माया और फिर बेढंगेपन से अपनी काली काली टांगे एक दूसरी से खुजाने लगा। मुझे उसका बेढंगापन बहुत पसंद आ रहा था। तुमको बोला ना, अब्दुल बोला, खाली एक रात की बात है। सुबह तुमको सब कपड़े वापस देंगे। ठीक 5 o'clock पर हमको कपड़ा मिल जाएगा तो हम उनको फिर से इस्त्री करके कांच की अलमारी में लटका देगा। किसी को पता भी ना चलेगा, नहीं तो हम आफत में पड़ जाएगा। रजाक ने तंबीह की। हो, मिलेगा। मॉर्निंग में 5 बजे बरोबर सब कपड़ा वापस तुमको मिलेगा, यानी बराबर। बास्कू ने खुश होते हुए कहा। अब वो भी मूड में आ गया था। तुमको क्या क्या मांगता? रजाक ने पूछा। बास्कू बोला, मेरे लिए सूट, पैंट, बो और कोट। बो हमारे पास नहीं है। रजाक ने सर से पांव तक उसे देखकर कहा, बाकी सब मिलेगा। तांत्या ने कहा, हमको लखनऊ का ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, चिकन का कुर्ता, फूल वाला चिट्टा चिट्टा पैजामा और सर पर टेढ़ी टोपी, मुंह में पान और कान में इत्र का फूल। वाह, मिलेगा। रजाक ने उसके जिस्म का जायजा लेकर कहा, पर टोपी नहीं है। वाह नहीं, टोपी के बगैर भी चलेगा, तांत्या बोला। और तुम? रजाक ने प्रेम वर्मा की तरफ देखा।
ये तो दूल्हा है, अब्दुल बोला और सब हंस पड़े। यकायक रजाक ने चुटकी बजाई, चुटकी बजा, जैसे कोई अच्छा ख्याल उसके दिमाग में आया हो। बोला, तुम सब लोग बारी बारी रात को 12 बजे के बाद A1 लॉन्ड्री में आ जाओ और अपना अपना कपड़ा ठीक कर जाओ। शादी कब है? कल है, मैंने कहा। और कल तक सारा पसंद का कपड़ा ग्राहक ले गया तो तुम क्या करेगा? बास्को ने पूछा। मैं बोल दूंगा, ये कपड़ा फिर से इस्त्री करने का है। तुम लोग बारी बारी 12 बजे के बाद मेरी दुकान पर आओ। अब रजाक को भी इस स्कीम में मजा आने लगा था। इतना कहकर वो फिर हंसा और लंबे लंबे डिक भरता हुआ फिर दूसरे फुटपाथ पर चला गया। कपड़ा तो ठीक हो गया। अब्दुल ने फतामंद निगाहों से सबकी तरफ देखते हुए कहा, दुल्हन का कपड़ा भी वही देगा। एक से एक बढ़िया साड़ी है उसकी दुकान पर। मैं अपनी आंख से देख आया हूं। हजार हजार की साड़ी है, सोने चांदी का काम है, बिलायती कपड़ा है। मैं खुद देख आया हूं, यानी खुद देख आया हूं, खुद। पर अभी बहुत काम बाकी है। तांत्या ने अब्दुल से कहा। बैंड मास्टर किधर से आएगा? ये बैंड मास्टर से पूछो, बास्कू बोला। बगल की गली में उसका यार गोवर्धन पटेल बैंड मास्टर रहता है। उससे कभी कभी नावल लेके पढ़ता है। ब्लाडी मास्टर, रोज हमारे काम ये ये किस रोज हमारा काम करेगा? मैंने बास्कू से कहा, तुम हमारे साथ चलो, अभी बात करते हैं, चलो। हम दोनों बगल की गली में गोवर्धन बैंड मास्टर के घर चले गए। उसकी दुकान गली में खुलती थी। दुकान के पीछे उसका घर था। उसकी दुकान अभी तक खुली थी और गोवर्धन बैंड मास्टर अभी तक दुकान पर किसी नई धुन की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके साथ दो सरदार भी मशक कर रहे थे। बच्चन सिंह के हाथ में ट्रंप था और हरचरण सिंह के हाथ में क्लांट। धुन के बोल थे, काहे करता देर बराती, देर बराती, देर बराती। बच्चन बच्चन सिंह तो ट्रंप से ठीक अदा कर रहा था, लेकिन हरचरण सिंह के क्लाइंट से देर बराती का टुकड़ा अच्छी तरह अदा नहीं हो रहा था। परेशान होकर ट्रंप वाला बच्चन बोला, ओए हरचरनिया, निकाल इस चंबल बराती को बाहर। कब से तेरी क्लाइंट में फंसा है? हमें आते देखकर गोवर्धन ने सिखाना बंद कर दिया। मुझे देखकर मुस्कुराया। बास्कू को देखकर बोला, किधर किधर धावा बोलने का है? तुम्हारे घर आया हूं, बास्कू ने डटकर जवाब दिया। अपने घर में पीतल के बाजू के सिवा क्या है? गोवर्धन बोला, वही चाहिए। क्या? मैं बोला, तुम्हारा बैंड चाहिए। फुटपाथ पर एक शादी है। किसकी? मैंने बास्कू की तरफ देखा, बास्कू ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हारी बहन। गोवर्धन ने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम्हारी कोई बहन? तू फुटपाथ पर तो फुटपाथ पर नहीं रहती? तुम्हारी कोई बहन तो फुटपाथ पर नहीं रहती? वो जमुना है ना, बास्को जल्दी से बोला। वो रंडी? बेइख्तियार गोवर्धन के मुंह से निकला, लेकिन मेरा मेरा गुस्से से लाल चेहरा देखकर वो आगे कुछ न बोल सका। मेरा मुंह देखने लगा। मैंने कहा, वो कोई भी हो, उसको मैंने बहन बोला है ना। तेरा बैंड चाहिए और पैसा एक नहीं दूंगा। मुफ्त में आकर फुटपाथ पर बैंड बजाना होगा। बोल क्या बोलता है? बोल क्या बोलता है? गोवर्धन ने कहा, आजकल लगन का टाइम है।
रोज शादी होता है, कल का दिन बुक है और परसों? मैंने पूछा। परसों भी बुक है, गोवर्धन बोला। अगले 15 दिन बुक है। चलो चलें। बास्को मुझे गुस्से से घसीट कर दुकान से नीचे उतार लाया। हम लोग भी गली से बाहर हम लोग अभी गली से बाहर ना निकले थे कि ट्रम्प वाला सरदार बच्चन सिंह दौड़ता दौड़ता हमारे पास आया और मेरे शाने पर थपकी देकर बोला, जवान, तूने रंडी को बहन बोला, बहुत बड़ा जिगर है तेरा, तू मर्द का बच्चा है, हम तेरे वास्ते मुफ्त बैंड ला देंगे। किधर से? मैं ट्रम्प बजाता हूँ, हरचरण क्लाइंट बजाता है, 4-5 हमारे और दोस्त हैं, पर अभी हम सब सीखते हैं। वाइंदा नहीं, बास्कू बोला। बैंड दिखाना बैंड दिखना चाहिए। सुरताल को कौन पूछता है? दिखेगा, बच्चन सिंह हंसकर बोला। शानदार बैंड दिखेगा, पर ऐसा है कि धुनों में हम लोग अभी कच्चे हैं। कोई बात नहीं, मैंने बच्चन सिंह से कहा, मगर बैंड दिखना चाहिए और जोर से बजना चाहिए, बहुत जोर का। वो जोर का बजेगा वो जोर का बजेगा कि आजू बाजू की खिड़कियां टूट जाएंगी, बच्चन सिंह ने हंसकर कहा और जोर से मुझसे और बास्कू से हाथ मिलाया और फिर आखिर में अपना तारुफ कराते हुए बोला, मेरा नाम बच्चन सिंह है और दूसरा सरदार मेरा भाई है, उसका नाम हरचरण सिंह है। तुम कौन हो? मैं बास्कू हूँ। ये बास्कू मेरा तारुफ कराने लगा तो बच्चन सिंह ने हंसकर रोक दिया। इनको मैं जानता हूँ, गोवर्धन मास्टर बताता था कि तुम कहानियां लिखते हो। कभी कभी एक कहानी मेरी भी लिख दो, वो सरदार शर्माकर बोला। हम तुमको अपना किस्सा सुनाएगा। एक लड़की के संग हमको लव हो गया था, लव। लिख दूंगा, मैंने वादा किया। उसने कल रात एक बैंड लेकर आने का वादा किया और फिर गली में चला गया। रास्ते में तांत्या आता हुआ मिला, बोला, मैं हमीदे इत्र वाले को ठीक करके आया हूँ। वो कल दूल्हा दुल्हन को मुफ्त अतर लगाएगा और एक एक पोया अतर का बारातियों को देगा। बास्कू खुशी से हवा में उछला और उछलकर फुटपाथ के किनारे खड़ा जामुन के एक पेड़ की डाल से लटक गया और झूलने लगा। चंद लम्हों के बाद वो डाल उसके वजन से कड़कड़ा कर नीचे गिर पड़ी। धम से भास्कर नीचे आन गिर पड़ा। मैं और तांत्या एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर हंसने लगे। बास्कू कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ और हमारे साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगा। सब सो गए थे। थोड़ा सा वक्फा दिया है इन्होंने और बीच में कुछ डैश लगा के लिखा है कि सब सोए हुए हैं। रात के 2 बजे मुझे प्यास लगी है। मैं प्यास बुझाने बेस्ट कंपनी के अड्डे के नल के पास पानी पीने के लिए उठता हूँ। सब सो रहे हैं, सिर्फ कोड़ी जान खांस रहा है। उसे 2 रोज से बुखार है और खांसी है और उसकी आंखें लाल लाल रात के अंधियारे में बहुत खौफनाक मालूम होती हैं। तांत्या के दोनों हाथ खुले हैं, दोनों टांगे भी खुली हैं। वो एक ऐसे बटवे की तरह जमीन पर पड़ा है जिसे किसी जेब कुतरे ने दोनों तरफ से खोल दिया हो। जमुना प्रेम वर्मा के कदमों में पड़ी है। उसका एक हाथ प्रेम वर्मा के पांव पर है और दूसरा अपने सीने पर। सोते में उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। लोहे के जंगले के पास बास्कू 2 जानू होकर मरियम से मुखातिब है। उसकी भारी पाटदार आवाज लरजती है और कहती है, होली मदर,
हम सब बास्टर्ड हैं। जमुना इज अ ब्लडी बिच, मगर होली मदर हम तेरा पाँव चाटता, उसका गुनाह माफ कर दे, उसका शादी बना दे। होली मदर हम तेरा पाँव चाटता, जमुना की शादी बना दे। बास्कू बिल्कुल जमीन पर झुक गया है और जब सर उठाता है तो उसके होंठों पर मिट्टी लगी है। वो दोनों हाथों से मोमी शमा की लो को हवा के हमले से बचाए हुए इंतहाई वाराफ्तगी और परस्तिश के आलम में होली मदर की तरफ देख रहा है और अपने होंठों की मिट्टी चाट रहा है और बहुत मज़क्क़ा खेज मालूम होता है। जब मैं बेस्ट कंपनी के नल से पानी पी के लौटता हूँ तो बास्कू दुआ करके सो चुका है, लेकिन कोहड़ी जान अभी तक जाग रहा है और खांस रहा है और मुझे देखकर रुक जाने को कहता है। उसके चेहरे से मालूम होता है उसे शदीद बुखार है, उसका सारा जिस्म कांप रहा है। क्या है? मैं बहुत सख्ती से उससे पूछता हूँ। वो कांपते हाथों से अपनी गुदड़ी में हाथ डाल कर टटोल टटोल कर कुछ निकालता है, फिर उसकी हथेली मेरे सामने फैल जाती है। ये 10 रुपए हैं मेरी तरफ से जमुना की शादी के लिए। वो धीरे से कहता है। जान कोड़ी की हथेली कांप रही है, उसकी आंखें सुर्ख हैं। एक एक करके रुपए उसकी हथेली से नीचे फुटपाथ पर गिरने लगे। मैं उन्हें चुनने लगता हूँ, कुछ कह नहीं सकता। जी चाहता है रोऊं, रो भी नहीं सकता। बेइख्तियार उसके हाथ को चूमने चूमने के लिए आगे बढ़ता हूँ। अचानक चीख मारकर जान पीछे हट जाता है और दोनों हाथों से मुझे मना करते हुए कहता है, बाबू मुझे मत छू, मैं कोहड़ी हूँ, मैं कोहड़ी हूँ। काश तेरा कोड़ सारी दुनिया को लग जाए। कोड़ी जान, तू खुदा का बेटा है, तू अपना हाथ मुझे चूम लेने दे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन और सामीन। ये कहानी कोहड़ी जान की थी। जाहिर सी बात है, जिस दर्द को कृष्ण चंद्र ने महसूस किया और वो हम तक पहुंचाया, कि आज हमें यकीनन एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे के लिए वो जज्बात रखने चाहिए कि अगर कोई इस काबिल नहीं है कि वो अपने ख्वाब की ताबीरें पूरी कर पाए, तो हम उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। तो ये कोशिश कौड़ी जान के हवाले से कृष्ण चंद्र ने हम तक पहुंचाई है। जाहिर सी बात है, इसका आखिरी वो हिस्सा कि जिसमें वो यानी अपनी हथेली फैलाता है और उसके हथेली से एक एक यानी वो रुपए पैसे गिरते हैं और ये कहता है कि मैं चूम लूं, और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं कोड़ी हूं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हमारे जहन में होते भी हैं, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं ये हिस्स बेदार करने की कोशिश की है हमारे कृष्ण चंद्र ने कि हम एक दूसरे के काम आ सके। जी जी, बहुत सुंदर बहुत ही खूब पढ़ने तरीके में से आपने मुझसे भी कहानी बहुत पढ़ी। कोताहियां हुई हैं, लेकिन ये देखिए कि इसमें ये बहुत मिसप्रिंट था और मैंने कोशिशें जी। की हैं क्योंकि बेहतर पढ़ पाऊं। जी, आपने आपने बताया था कि बहुत ही पोसीदा किताब से आपने किया है, तो मिसप्रिंट होने की जी पूरी गुंजाइश थी। लेकिन फिर भी आपने वो नायाब अफ़साना ढूँढ कर निकाला जो 1965 में लिखा गया था, जो किसी एक ऐसी किताब में था जो सबको मुहैया नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि आपने इस कहानी में जो ड्रामेटिक पार्ट्स थे डायलॉग्स वगैरह के, आपने उसे बखूबी पढ़ा, और जो कहानी का एक तरीका होता है पढ़ने का, तो मैं अपने नाजरीन की ओर से आपको मुबारक भी कहूंगी और शुक्रिया भी कहूंगी। मुबारक कि आपने इतना खूब पढ़ा, और शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को यहाँ पर रखा। इसी बहाने हम सब ने उन्हें याद किया है, जो बहुत जरूरी है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इरफान साहब?
नहीं, मैं यही तमाम नाज़रीन से भी कहूँगा कि हम कोशिशें कर रहे जी, हैं और यकीनन अपने असलाफ़ को याद रखना, अपने बड़ों को याद करना। और फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक ऐसे शख्स हैं कि जो महज़ अफ़साना निगार नहीं है, ये एक अहद-साज़ जी, शख्सियत है। इन्होंने जी, पूरी ज़िंदगी अपनी दी है, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत कोशिशें ऐसी की जानी चाहिए कि एक ऐसा माहौल बने जहाँ अमन हो, शांति हो, एक-दूसरे का दुःख-दर्द बाँटने वाले हों। जी, जी। और इसमें कुछ अल्फाज ऐसे थे जो आमतौर पे लिखते वक़्त लोग सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मयार का जो अदब होता है, इस मयार के जो अदीब होते हैं, वो समाज को उसी तरीके से, उसी ज़ुबान में पेश करते हैं जो लोग बोलते हैं। सड़क पर, फुटपाथ पर सोने वाले जिस तरह की ज़ुबान बोलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। बिल्कुल वैसे पेश करना, और आपने जो इस कहानी का इंतखाब किया, वो तो काबिले देखिए ना, एक तारीफ़ तो तवाइफ मैं के ख़ैर क्या कहूँ। यानी एक तवाइफ है और उसके अंदर कितना मतलब मैं कहूँगा कि उसके कितने ख्वाब हैं, उसके कितने अरमान हैं, जी, उसकी कितनी ख्वाहिशें हैं। जी, तो वो एक अदीब हमको बता रहा है। इसीलिए किसी जी, का है ना कि हम औरत में तवाइफ तो ढूँढ लेते हैं, लेकिन तवाइफों में औरत को भी देखना चाहिए। तो ये दुःख बिल्कुल सही बात, महसूस करने वाली बात है। क्या तो बात है, बहुत सुंदर। और नए नस्ल के वो लोग जो उर्दू अदब से दूर हैं, मतलब पढ़ने-लिखने के शौकीन हैं, लेकिन अभी उर्दू उर्दू उतना नहीं पढ़ते हैं या उर्दू की कहानियों से दूर हैं, और इन बड़े नामों को या तो सुना ही नहीं है, अगर सुना है तो पढ़ा नहीं है। उनके लिए ये कोशिश हमारी रही है कि हम अ, उन्हें लाकर, क्योंकि आजकल ऑडियो का ज़माना है, ऑडियो बुक्स आती हैं, लाइव ऑडियो प्रोग्राम होते हैं और अदब को आवाज़ में लाया जा रहा है, अल्फ़ाज़ को आवाज़ में लाया जा रहा है, तो ये कोशिश अच्छी है। और मैं बता दूँ इरफ़ान साहब, इसी के साथ नाज़रीन को, कल दोपहर 3 बजे परवीन शाकिर की ग़ज़लें भी आप सुन सकेंगे यहीं पर। तो वो भी हमारी 5 कोशिश का बजे एक सिलसिला 5 है। बजे राजेश रेड्डी साहब भी आ रहे हैं, वो ज़रूर सुनिएगा। जी, जी हाँ। बहुत, बहुत ही बड़ी वो शख्सियत हैं, और इससे हमारे प्रोग्राम का मयार बहुत बढ़ेगा। जी, हालाँकि हमारे प्रोग्राम में हमेशा ऐसे ही लोग आते हैं, जिनसे हम बहुत सीखते हैं। तो आज का मेरे ख़्याल से हम लोग का जो मकसद था, 2 बहुत खूबसूरत कहानियाँ पढ़ना कृष्ण चंद्र की, वो हमने किया है। तो आप जो इसे कहते हैं, हम अ, थैंक्स कहते हैं उस प्रोग्राम का, वो आप करें, और हम लोग इस मैं प्रोग्राम तो को यही खत्म कहूँगा करेंगे। कि कोशिशें हम कर रहे हैं, आपकी हौसला अफ़ज़ाई की ज़रूरत है और मैं यहाँ यही कहूँगा कि आएँ और पढ़ें, एक ऐसा माहौल बनाएँ कि जहाँ हम एक-दूसरे का दुःख-दर्द महसूस कर सकें। यही दौड़ है कि मैं एक-दूसरे से आगे जाऊँ, इस दौड़ को छोड़ के एक-दूसरे को समझने की बात करें, एक-दूसरे का जी, दर्द महसूस करें और ऐसा ही लिखने की भी कोशिश करें। कृष्ण चंद्र का आज योम पैदाइश है, तो कृष्ण चंद्र के ही हवाले से मैं ये इंतखाब कर सका और उन्हीं की ज़ुबानी में ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि दुनिया भर के तमाम अदीब, शायर, मुहक्किक, दानिश्वर, स्कॉलर्स, आम इंसान, हम सब एक-दूसरे के दुःख को समझें और फिर एक-दूसरे की मदद करें। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया और जी, इरफ़ान साहब, हमारे प्रोग्राम की एक रवायत भी रही है। आप कुछ कहना चाह रहे तो आप उसे पूरा कर लें, नहीं, तो मैं मैं ये ये बात पूछना था कि बोलूँगी। खत्म आप करेंगे या मैं करूँगा? जी, खत्म तो मैं करूँगी, खत्म नहीं, आज के प्रोग्राम को यहाँ पे हम रोकेंगे, कल से शुरू करने के जी, लिए। लेकिन हमारे प्रोग्राम की एक रवायत ये भी रही है कि आप जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमें कमेंट करते रहे हैं, उनका भी आप शुक्रिया अदा करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो आप ये काम भी अभी कर लें। हमें बहुत लोगों ने लिखी हैं, अपनी दुआएँ भेजी हैं, मुबारक भेजी है, तो आप उन्हें भी पढ़ के उनको भी मैं एक बार सारे तो निहाल नहीं भेजें पढ़ उनसे। पाऊँगा, लेकिन मैं सारे नहीं पढ़ पाऊँगा। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब का है, मोहम्मद तनवीर साहब हैं, बिलाल शब्बीर साहब हैं, तलत सरोहा हैं, निगार अज़ीम साहिबा हैं, केपी शमसुद्दीन साहब हैं और इनायत हुसैन हैं, तबस्सुम नाटकर हैं, परवेज़ शहरयार साहब हैं, गोपाल मीना जी हैं और खालिद नदीम साहब हैं, सुमन डोंगा साहिबा हैं, मुमताज़ हुसैन सैयद हैं, इसी तरह सुहेल अब्बास हैं, नजमल जाफ़री हैं, संध्या नवादिता साहिबा हैं,
मुझे इतने ही इस पे मैं देख पाया हूँ। तो बहरहाल मैं जितने भी और हमारे नाजरीन हैं मैं उन सबका शुक्रिया, हाँ ये जावेद अनवर भाई हैं हमारे साथ बने हुए, मसूद हसास साहब और हैं, फिरदौस अहमद पर्रे साहब हैं, हमीदुल्लाह खान साहब हैं, याकूब यावर साहब हैं, तो मैं तमाम अरमान शमसी साहब हैं, तो मैं सबसे यानी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे दुआएं भी तलब करता हूँ कि हमें दुआएं देते रहें, जहाँ जहाँ भी हमारी कोताहियाँ हैं उनकी इस्लाह भी करते रहें और मज़ीद हमें रास्ते दिखाते रहें कि हम अदब की आबियारी कर सकें। नहीं, जी, और मैं एक शेर के साथ इस प्रोग्राम के लिए को खत्म करने की इजाजत चाहूंगी आज शाम के लिए। जो इस प्रोग्राम को सुनते हुए, इस प्रोग्राम का जिक्र करते हुए, इस प्रोग्राम को देखते हुए अक्सर मैं खुद महसूस करती हूँ और आप सब महसूस करते होंगे, और हम खुदा करे कि ये जो हमारा जो एहसास है वो आगे बना रहे कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जी, नहीं, इरफान साहब आप कुछ कहने वाले थे, आप कह दें। नहीं, नहीं, मैं वही इसके इख्तिताम को मतलब वो महसूस कर रहा था और मैं क्या कह सकता हूँ, यही कि यहाँ बहुत बड़े बड़े अदीब हैं, फनकार हैं। इस वक्त हमारी ये गुफ्तगू और कृष्ण चंद्र के ये दो अफसाने भी सुने। काश ये जो उन्होंने कहा है ना कि काश तेरा कोड सारी दुनिया को लग जाए, कोड़ी जान तू खुदा का बेटा है, अपना हाथ मुझे चूम लेने दे। ये जो मतलब बस ये इख्तितामिया है, और इन्होंने इब्तिदा में भी उसको खत में लिखा है कि जो बड़े बड़े मकानों में, ऐवानों में, महलों में बैठे हुए हजार हा रुपया पैसा जो है अपनी आराइश और रिहाइश पे सर्फ करते हैं, वो इन भिखारियों की जिंदगी को भी देखें जो फुटपाथ पे गुजार रहे हैं, जिन्हें शायद निवाला भी मुयसर नहीं है खाने को। अब मौसम सर्द आ रहा है, रेन कोट नहीं होगा, शड नहीं होगा, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। मैं यही दुआ करूंगा कि जो साहिब सरवत हो, जो साहिब हैसियत हो, जो ये दूसरों का दर्द समझता हो, तो ज़रूर मदद कीजिएगा अपने आसपास वालों की। मैं जी, जी, और इसी के साथ हमारा ये जो आज का खुसूसी प्रोग्राम था वो यहाँ पे खत्म होता है। बहुत बहुत कल शुक्रिया। शाम 5 बजे नहीं बल्कि उसके पहले 3 बजे हम आपसे मिलेंगे परवीन शाकिर की कुछ गजलें लेकर, फिर 5 बजे राजेश रेड्डी के साथ हमारी गुफ्तगू होगी जो बहुत ही खास होगी, आप सब जुड़िएगा उससे। कल शाम आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। खुदा हाफिज।